ओके, अब इसी सेम हेडिंग के अंडर कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। यहाँ पर जैसे हमें नंबर्स दिए हुए थे, वहाँ पर हमें नंबर्स नहीं, कुछ जनरल वेरिएबल्स दिए हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम वेरीफाई भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो 2a प्लस 2b, 3g प्लस 5h, 4m प्लस 2n, 2u माइनस 4v। पहले इतने करते हैं। सो हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन। ठीक है, तो कैसे बताएं? देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, a प्लस b, तो दिस इज व्हाट, अगेन 2 इंटू समथिंग, एंड 2 इंटू समथिंग ऑलवेज गिव्स अस इवन। ठीक है, यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा, सो बेसिकली 3g क्या है, 3g विल बी अ ऑड नंबर, है ना? अगर g इवन हो तो इवन बन जाएगा, वही हम श्योर नहीं है, बट हम ये कह रहे हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो केस बना लेते हैं इसके। चलो ठीक है, इनफैक्ट 2 भी नहीं, ज़्यादा केसेस बन जाएंगे इसके, क्योंकि हमने बोला कि g और h पर डिपेंड कर रहा है कि क्या हो रहा है। अब g क्या हो सकता है, g की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, g ऑड हो सकता है, g इवन हो सकता है। h की 2 पॉसिबिलिटीज़ है, ऑड और इवन। तो अब ओवरऑल 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई कि एक पेयर ऑड और ऑड का बना, एक पेयर ऑड और इवन का बना, एक इवन ऑड का बना और एक इवन इवन का बना। तो बहुत सारे केसेस हो गए। ठीक है, तो चलो ऐसे ले लेते हैं इसको कि जब हमारा g ऑड है और जब हमारा h भी ऑड है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, g ऑड है तो 3g भी ऑड है और 5h भी ऑड हो जाएगा, और जब मैं ऑड और ऑड को ऐड करूंगा तो मेरे पास इवन आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने एक फ्लो डायग्राम बना दिया, आपको समझ में आ रहा है? हो सकता है किसी और बच्चे को ना समझ में आए, तो आप इसको एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन, जस्ट जो मैंने बोला उसको इंग्लिश बना के एक्सप्लेन। चारों मेथड्स लिखने पड़ेंगे, अभी लिखवाऊंगा चारों। ठीक है, बट वैसे हम वैसे इस केस में g और h को बाय डिफ़ॉल्ट ऑड मान लेंगे वैसे तो, क्योंकि हमें 3 और 5 उसके फैक्टर्स दे दिए। जब भी देखो क्या होता है, जब हम किसी नंबर को, ये क्या तरीका है, ये तरीका ये है कि हमें ये बताया जाता है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर। ठीक है, ऐसे तो मैं 3g की जगह में 9g भी लिख सकता हूँ ना, लेकिन मैं 9g नहीं लिख रहा हूँ। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मैं प्राइम फैक्टर बनाता हूँ, सबसे पहले वाला फैक्टर प्राइम फैक्टर देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ये मानते हैं कि 3 से नीचे इसका कोई फैक्टर नहीं है। बट आपका डाउट बिल्कुल सही है, हमने g और h के बारे में क्वेश्चन को देना चाहिए था कि g और h की वैल्यू जो है वो 2 का फैक्टर नहीं है, तो हमारा एक सिंगल आंसर आता, ऑड और ऑड। अभी हम इसके 4 केसेस समझ लेते हैं एक बारी। जैसे अगर मेरा g जो है वो ऑड है बट मेरा h जो है वो इवन है, तो मेरा 3g जो है वो ऑड हो जाएगा और मेरा 5h जो है वो इवन हो जाएगा, और मैं ऑड और इवन को ऐड करूँगा तो मेरा फाइनल रिजल्ट ऑड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है कि मैंने g को इवन बना दिया और h को ऑड बना दिया, तो मेरा 3g जो है वो इवन बन जाएगा, मेरा 5h जो है ऑड बन जाएगा। इवन प्लस ऑड विल गिव मी ऑड। और अब g को इवन, h को भी इवन, तो मेरा 3g इवन, 5h इवन, इवन प्लस इवन गिव्स अस।
तो 2 केसेस में इवन आ रहा है, 2 केसेस में ऑड आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो 4m प्लस 2n, 4m प्लस 2n। अब यहाँ क्या हो रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 2m प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो ये मुझे क्या दे रहा है? हाँ सॉरी, प्लस n बचेगा, तो ये क्या दे रहा है? 2 इंटू समथिंग विच इज इवन। ठीक है ना? तो आई कैन सी आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो गए। अगेन 2 कॉमन, u माइनस 2v, अगेन इवन आ जाए। ठीक है, तो इवन ऑड के कॉन्सेप्ट्स आपके काफ़ी क्लियर हो गए हैं। इसका मतलब जस्ट राइट इट डाउन, फिर आगे थोड़े से और पार्ट्स हैं 4-5, वो और करेंगे। हाँ जी, अब ये है बाकी क्वेश्चंस। सो पहला 4k इंटू 3j, तो क्या करेंगे इसको? 2 इंटू 2k इंटू 3j ऐसे लिख सकता हूँ, और ये इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? समथिंग, यहाँ प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है ना? तो ये क्या बन गया? 2 इंटू समथिंग मतलब इवन। ठीक है, 13k माइनस 5k, ये कैसे होगा? माइनस कर सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स है, तो वो आ गया 8k। अगेन 8k इज 2 इंटू 4k, मतलब इवन हो गया ये भी, 2 इंटू समथिंग आ गया। 6m माइनस 3n नहीं आ रहा है इसमें। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी देखो, 6m जो है ये तो हमेशा इवन होगा, ऑलवेज इवन होगा, क्योंकि 6m को मैं 2 इंटू लिख सकता हूँ। और 3n मेरा डिपेंड करता है, ये ऑड भी हो सकता है और ये इवन भी हो सकता है, डिपेंड करता है n की वैल्यू पर। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी? 3 कैसे? 2, एक इसकी और एक इसकी। तो अगर मैंने लिया, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 6m माइनस 3n, तो इसको मैंने लिखा कि 6m will always be even। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं ऐसे, वही फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि 6m हमारा ऑलवेज इवन है, इसमें से n अगर हमारा इवन है तो 3n हमारा इवन हो जाएगा, और अगर मैं इवन में से इवन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फाइनल आंसर इवन आ जाएगा। यस, अब 6m मेरा हमेशा इवन रहेगा, अगर n मेरा ऑड है तो 3n मेरा ऑड आ जाएगा, और इवन में से अगर मैं ऑड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n माय आंसर विल चेंज। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये कुछ स्क्वायर वाले क्वेश्चन, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? देखो, x की वैल्यू पे डिपेंड करती है बात। स्क्वायर का मतलब नंबर इंटू नंबर, ऑड इंटू ऑड विल गिव मी ऑड। करके देख लिया करो दिमाग में, ऑड इंटू ऑड, 3 इंटू 5 करके देख लो। ऑड इंटू ऑड विल गिव मी ऑड, इवन इंटू इवन विल गिव मी इवन। तो अब यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे। केस 1 मेरा कहेगा कि अगर x इज ऑड, तो इसका मतलब x स्क्वायर विल बी ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड, तो इसका मतलब x स्क्वायर विल बी ऑड। अभी हमने सिर्फ x स्क्वायर की बात कर रही है, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 2 मीन्स ऑड प्लस 2, और ऑड प्लस 2 क्या आएगा? ऑड। सो माय फाइनल आंसर इन केस 1 इज ऑड।
केस 2 मेरा कहता है कि अगर x इवन है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इवन, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इवन प्लस 2 एंड दैट विल बी इवन। सो फाइनल आंसर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह क्या आप मुझे ये बता सकते हो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? हाँ, बी आपका ऑड है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑड इंटू ऑड, बी स्क्वायर ऑड आ गया, बी स्क्वायर प्लस 1 विल बी ऑड प्लस 1 दैट इज इवन। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। केस 2 में b is even into even, b square is even plus 1, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छे से सारी इमेज क्लियर हो गई, इसको लिख लो फटाफट और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं फिर हम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक हम जो कर रहे हैं, हम मेजरली बात कर रहे थे ऑड और इवन की, ठीक है। ऑड और इवन में हमने ये देख लिया कि कैसे नंबर ऑड बन रहा है, कैसे इवन बन रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ नंबर्स 4 से भी डिविजिबल होंगे। तो बेसिकली हमने ये देखा कि जो नंबर्स इवन होते हैं वो इवन क्यों होते हैं? क्योंकि वो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम उनको लिखते हैं 2 इंटू n या 2 इंटू समथिंग। इसका मतलब क्या है? इसको अगर मैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दूँ, एक फ़ोटो बनाऊँ इस चीज़ की, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा 2 है, 2 बॉल्स हैं। इसको मैं सिर्फ इसको मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू 1, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 2 इंटू 2, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 2 इंटू 3, है ना। तो मतलब कहने का ये है, अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूँ तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 2 इंटू n, करेक्ट। तो 2 इंटू n का मतलब अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दूँ तो ये मतलब, ठीक है। अब अगर कोई नंबर मुझे कहना है कि डिविजिबल बाय 4 है, उसको मैं पिक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? उसको मैं पिक्टोरियल 1 2 3 4 1 2 3 4 4n ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। n की जगह p लिख लो, q लिख लो, r s t कुछ भी लिख लो। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, जहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर टोटल n रोज हैं। जैसे यहाँ पर सिंगल रो थी तो 1 लगाया, 2 रोज थी 2 लगाया, 3 रोज थी 3 लगाया। तो यहाँ पर मेरे पास n रोज होगी तो इंटू n लगा, ठीक है। अब आप ध्यान दो, 4 के मल्टीपल्स अगर मैं लिखूँ 4 8 12 16 20 24, ये सभी नंबर्स कैसे हैं? क्यों, कौन सा नहीं है? सब है। ये सभी नंबर्स कैसे हैं? इवन है। तो इसका मतलब ये तो समझ आता है कि 4 के मल्टीपल्स जो होंगे इवन होंगे। ऐसे भी कर सकते हैं कि 4n को मैं 2 इंटू 2n लिख सकता हूँ, विच इज़ अगेन 2 इंटू समथिंग, तो इवन। क्या मैं मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इट विल बी ऑलवेज ट्रू कि 4 का जो मल्टीपल है या जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो ऑलवेज इवन होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। इसकी उल्टी स्टेटमेंट अगर हम करें कि अगर कोई नंबर इवन है तो वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे? 22 और कोई
10 और कोई 40। चलो इन 3 एग्जाम्पल्स को कंसिडर करो। तो इस 22 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 5 + 2 लिख सकता हूँ? क्या इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2 + 2? और क्या इस 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 3 + 2? ठीक है। अब इन सभी नंबर्स को मैं लिख सकता हूँ 4 × n, और जो आपने मुझे एग्जांपल्स दिए इनको मैं लिख सकता हूँ 4 × n + 2। इन सभी को मैं 4 × n + 2 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो क्या मेरा ये कहना गलत होगा या सही होगा कि जितने भी इवन नंबर्स हैं मैं उनको या तो 4n की तरह लिख सकता हूँ या 4n + 2 की तरह लिख सकता हूँ? बोल सकता हूँ विल दिस स्टेटमेंट बी ऑलवेज ट्रू? ऑलवेज ट्रू। कि इवन नंबर है तो मैं या तो वो 4 का मल्टीपल होगा, और हम ऑड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इवन की बात कर रहे हैं। या तो वो 4 का मल्टीपल होगा और नहीं होगा तो 4n + 2 आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ओके है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मुझे ये पता लग गया है कि इवन और इवन को ऐड करता हूँ तो इवन आता है, राइट। बट यहाँ पर मैंने इवन को लिखने के 2 तरीके और ढूंढे हैं, 4n और 4n + 2। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं जब इवन प्लस इवन ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास 4n आ रहा है या 4n + 2 आ रहा है, या कौन से केस में 4n आ रहा है और कौन से केस में 4n + 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितने केसेस बन सकते हैं? यहाँ पर मेरे पास देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 4n को 4p से ऐड कर सकता हूँ या 4m ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों ऐसे इवन नंबर्स लिए हैं मैंने जो कि डिविजिबल बाय 4 है। यस, मैं ऐसे कर सकता हूँ 4n को 4m + 2 से ऐड कर सकता हूँ। मतलब ऐसा नंबर जो कि डिविजिबल बाय 4 है और ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, लेकिन वी आर टॉकिंग ओनली फॉर इवन नंबर्स। और मैं ऐसा भी ले सकता हूँ कि दोनों नंबर्स वो हों जो कि डिविजिबल बाय 4 ना हो। इसके अलावा कोई और केस बनेगा? नहीं बनेगा। तो अब इसको समझते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। एग्जाम्पल्स भी लेंगे और इसको जनरल कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। कोई 2 नंबर्स बताओ मुझे विच आर डिविजिबल बाय 4। 16 और 20। 16 और 20 को ऐड किया तो क्या आया? 36। क्या ये 36 4 से डिविजिबल है? तो क्या मैं, देखो पहली बात तो कभी भी 1 या 2 एग्जाम्पल्स के बेसिस पर डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है या नहीं है। ऐसे ही कभी भी ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल्स। समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स आप एग्जाम्पल के बेसिस पर बोल सकते हो कि आपने एक ट्रू वाला एग्जाम्पल दे दिया, एक फॉल्स वाला एग्जाम्पल दे दिया, आपने बोला ये तो कभी फॉल्स है कभी ट्रू है। बट जब हम ऑलवेज ट्रू की बात कर रहे हैं, जैसे अब मैं यहाँ क्या कहने वाला हूँ, मैं ये कहने वाला हूँ कि अगर मैं 2 नंबर्स ऐसे लूँ विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, तो मेरा जो फाइनल आंसर आता है और उनको ऐड करूँ तो मेरा जो फाइनल आंसर आता है दैट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। बट आपको मुझे यहाँ पर टोकना चाहिए कि सर एक एग्जाम्पल लेकर तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ऑलवेज डिविजिबल बाय 4 होगा या नहीं। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि ठीक है मैं 10 एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, आप मान जाओगे? फिर कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हम नहीं मानेंगे, हम किस बेसिस पर मानेंगे? कंसेप्ट के बेसिस पर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर मैंने देखा, ठीक है, मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एक नंबर है 4n, एक नंबर है 4m। अब ये 2 नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, 16 20 हो सकते हैं, 20 24 हो सकते हैं।
100% श्योरिटी नहीं ले सकते। एग्जाम्पल्स लेने से क्या होता है, एग्जाम्पल्स लेने से बस श्योरिटी नहीं आती, एग्जाम्पल लेने से एक हिंट मिलती है, जस्ट अ हिंट। हमें हिंट के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन हम श्योरिटी से सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कहते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि मैं दो नंबर्स 4n और 4m को अगर ऐड करता हूँ तो इधर से मैं 4 को कॉमन निकाल कर m प्लस n लिख सकता हूँ। मतलब ये क्या बन गया, ये हमारी भाषा में बन गया 4 इंटू समथिंग, और 4 इंटू समथिंग विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है तो डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे मैं ये बोलूँगा, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, देयरफॉर 4m प्लस 4n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोई एक एग्जाम्पल नहीं लिया, सिर्फ एक एग्जाम्पल के बेसिस पर फाइनल रिजल्ट नहीं लिखा, मैंने एक जनरल नंबर लिया विच इज 4n एंड 4m, जनरल नंबर से मैंने अपना कॉन्सेप्ट बना। ठीक है, अगर मैं अब इसकी बात करता हूँ, हमारे केस 2 की, 4n प्लस 4m प्लस 2, मतलब हाँ, मतलब एक नंबर हमारे पास है डिविजिबल बाय 4 और एक नंबर हमारे पास है नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर हम ऐसे दो नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल भी आप देख लो, एग्जाम्पल क्या होगा, 4 और 10 है ना। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 4 और 10, दिस इज डिविजिबल बाय 4, दिस इज नॉट, माय आंसर इज 14। इज इट डिविजिबल बाय 4? नहीं। तो अब क्या मैं इसको जनरल कॉन्सेप्चुलाइज कर दूं कि अगर मैं कहूँ मैंने 4n और 4m प्लस 2 को ऐड करा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 4 कॉमन लिया, n प्लस m प्लस 2, इसमें से कॉमन नहीं ले पा रहा हूँ मैं 4 को, तो इसका मतलब दिस नंबर इज इवन बट दिस नंबर इज व्हाट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि दिस इज 4 इंटू के प्लस 2, n प्लस एम को मैंने k लिख दिया, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ वेयर n प्लस एम इज इक्वल्स टू k, समथिंग की जगह मैंने k लिख लिया इस बारी। तो इसका मतलब दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा सेकेंड केस। अब मेरा थर्ड केस क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ, फिर आप इस सारे को नोट डाउन कर लेंगे। थर्ड केस क्या है कि मैंने दो नंबर्स लिए हैं, एक है 4n प्लस 2, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, और एक मैं ले रहा हूँ 4m प्लस 2, अगेन नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, एग्जाम्पल 6 और 10, अगर एग्जाम्पल देखें तो 6 और 10, 16 आ रहा है, 16 इज डिविजिबल बाय 4। तो एक हिंट मिल गई मुझे कि शायद मेरा एवरीथिंग इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो मेरी कोशिश, यहाँ पर मुझे हिंट मिली थी कि डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा, तो मेरी कोशिश ये थी कि प्लस में कुछ आना चाहिए, +2 आना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे हिंट मिली है कि डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि 4 को कॉमन निकालूं। तो अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आता है 4n प्लस 2 प्लस 4m प्लस 2, दिस इज 4n प्लस 4m प्लस 4। क्या मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ? 4 कॉमन लेकर क्या आएगा, n प्लस m प्लस 1, तो दिस इज 4 इंटू k लिख सकता हूँ मैं, और जहाँ पर मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ दैट k इज इक्वल्स टू n प्लस m प्लस 1, या मैं 4 इंटू समथिंग भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम दो नंबर्स ले रहे हैं विच आर
इवन, तो इवन में नंबर्स जो है वो दो तरीके से हम बाइफरकेट कर सकते हैं। नहीं, अच्छा डिविजन, हाँ ठीक है ओके। करेक्ट। तो अभी जो हमने करा है, अभी हमने सब में क्या करा है, प्लस करा है ना। क्या ये कॉन्सेप्ट माइनस के लिए भी वैलिड है? वैलिड होगा। तो अभी ये आप नोट डाउन करोगे और आपका होमवर्क ये है कि यही सेम चीज़ आप मुझे माइनस के लिए करके ला के दिखाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, 4n माइनस 4m। तो आप क्या बोल सकते हो कि 4 कॉमन ले लिया, n माइनस एम, वेयर n माइनस एम इज समथिंग, k ले लिया, डिविजिबल बाय 4। तो नेगेटिव के लिए आपका होमवर्क है, पॉजिटिव का आप ये करो। पहले ये लिखो कि हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो बनाओ, नोट्स बनाओ। पहले हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर लिखो कि इसको छोड़ देना बीच में, अच्छा नहीं लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो 4, 8, 12, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू, ठीक है। चलो पहले ये बनाओ कि नंबर, हेडिंग लिखो नंबर डिविजिबल बाय 4, नंबर डिविजिबल बाय 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, number divisible by 4 can be represented as 4 into n, 4n. Example, 4 into 1 is equal to 4, 4 into 2 is equal to 8, 4 into 7 is equal to 28, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ये बना लो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज माय पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसमें 3 रोज, ठीक है। कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, कि 4 बॉल्स को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4n आ गया। ये लिखना बीच में n रोज। अब आप लिखो, नेक्स्ट पेज कर लो, बस 4n लिख लिया, अच्छा हाँ 2 इंटू 2n ऐसे कर लो। अब आप नेक्स्ट लिखो इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कैन बी डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड into 2 categories, can be divided into 2 categories. First, divisible by 4, एरो डाल के, ऐसे एरो डालना, फिर डिविजिबल बाय 4 के आगे, और फिर ये एग्जांपल्स लिखो 4, 8, 12 डैश 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 4n, ठीक है। सेकंड, नॉट डिविजिबल बाय 4, और उसके आगे एरो डाल के बिल्कुल इसी तरह से ये लिखो 22, 10, 14, और फिर जैसे मैंने ये लिखा है 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 इंटू 5 प्लस 2, और इन सब के नीचे ब्रैकेट बना के 4n प्लस 2। ऐसे ऐसे ये बना दिया करो कि इन सब का मतलब है 4n प्लस 2, ठीक है। अब हेडिंग डालो एडिंग ऑफ इवन नंबर्स, एडिंग ऑफ इवन नंबर्स
3 केसेस। फर्स्ट केस के ऐसे लिखो, केस 1, केस 1 4m + 4n, इसके नीचे लिखोगे 4n के नीचे लिखोगे ऐसे डाल के डिविजिबल बाय 4, 4m के नीचे भी ऐसे एरो डाल के डिविजिबल बाय 4, ऐसे भी कर सकते हो सेम एरो डाल के और एक बार लिख दो। इसके आगे लिखेंगे एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल लिख लो, और फिर उसके आगे लिखेंगे ये चीज़ और इसको लिखेंगे कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ये लिखा, सेकंड केस ये, इसके आगे ये एग्जाम्पल और ये हमारा कॉन्सेप्ट। फिर सिमिलरली ये इधर ये एग्जाम्पल और ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिख लोगे? लिखो इसे, बाकी रब कर देता हूँ। और होमवर्क नोट डाउन कर लेना, याद से सबट्रैक्ट वाला करके लाना है। ठीक है।